14 साल का भांजा घर का सौदा लाकर देता तो रोज़ उसमें 20 रुपये की फिटकरी भी ले आता। शर्म के मारे मैं उससे इस हरकत की वजह भी पूछ ना पाती और फिटकरी लेकर किचन के कैबिन में रख देती। 1 महीने बाद किचन में फिटकरी का ढेर लग गया। आखिर एक दिन उस भांजे को बुलाकर उसकी वजह पूछी तो मेरे होश उड़ गए। उस रात मेरे 14 साल के भांजे ने दर्द से मेरा बुरा हाल था। मेरी ऐसी हालत थी कि मुझसे घर का कोई भी काम नहीं हो रहा था। सारा घर बिखरा पड़ा था। बर्तनों का ढेर एक तरफ जमा था किचन में, दूसरी तरफ मैले कपड़े धोने को पड़े थे। ये सारे काम अगर मैं थोड़ी सी देरी से कर लूँ तो मामला नहीं था, लेकिन मसला तो सारा खाने का था। खाना बनाना वह ऐसा काम था जो मुझे वक्त पर करना होता, हर हाल में, चाहे कितनी भी तकलीफ़ क्यों ना हो। मैं इस घर में अपने पति के साथ रहती थी। मेरी शादी को काफ़ी समय गुजर चुका था, मगर औलाद को तरस रही थी। मेरे पति की रिपोर्ट सही नहीं थी, जिसकी वजह से वह भी खामोश थे, वरना अब तक तो वह मुझे छोड़कर दूसरी शादी कर चुके होते। मेरी सास तो ये बात मानने को ही नहीं तैयार थी कि दिक्कत मुझ में नहीं उनके बेटे में है। इतनी ज़्यादा भी दिक्कत नहीं थी, वह थोड़ी बहुत दवा से ठीक हो सकते थे, लेकिन मेरे पति की एक ही जिद थी कि डॉक्टर झूठ बोलते हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं भी चुप हो जाती। ज़िंदगी यूं ही गुजर रही थी। मेरे पति सुबह काम पर चले जाते और शाम को देर से वापस आते। मैं सारा दिन घर में अकेली रहती, घर का सामान भी खुद लेकर आती। मेरे पति इस तरह का कोई भी काम नहीं करते थे, बल्कि वह तो मुझसे बात ही नहीं करते थे। न जाने उनके दिमाग में क्या चल रहा था, वह क्या चाहते थे, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। वह बिल्कुल खामोश रहते थे, अपने अंदर के राज को किसी को बताना नहीं चाहते, शायद अपनी पत्नी को भी नहीं। लेकिन इतना तो मैं समझ गई थी कि वह औलाद की वजह से परेशान है, मगर कभी जाहिर नहीं किया। शायद अंदर ही अंदर वह खुद को कसूरवार समझते थे। लेकिन कुछ समय से मेरी तबीयत खराब रहने लगी। नाभि के नीचे अजीब सा दर्द उठता था। 2-3 महीने तक तो यह दर्द हल्का था, लेकिन अब दिन ब दिन यह दर्द बढ़ता जा रहा था और फिर मेरे लिए बिस्तर से उठना भी मुश्किल होता जाता। मैंने 2-3 हफ्ता अपने पति से अपनी तबीयत का जिक्र भी किया, लेकिन उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। मैं भी खामोशी से दर्द बर्दाश्त करती रही। दर्द की गोली खा लेती तो थोड़ा सा आराम मिल जाता, लेकिन फिर वही दर्द शुरू हो जाता। मेरी सबसे बड़ी परेशानी यह थी कि मुझे औलाद नहीं थी। अगर मैं बीमार पड़ जाऊं तो मेरा ख्याल रखने वाला कोई भी नहीं था। मेरे पति बीमार होते तो मैं उनका ख्याल रखती, लेकिन अगर मुझे सर दर्द भी होता तो कोई पानी देने वाला भी नहीं होता। एक दिन अचानक दूसरे शहर से मेरी बड़ी बहन आ गई। वह किसी रिश्तेदार की शादी में आई थी और वापसी पर मेरे घर भी आ गई, तो वह मुझे देखकर परेशान हो गई। शाम का समय था और मेरा दर्द बढ़ता जा रहा था। जब दरवाजे पर बेल बजी, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उठकर दरवाज़ा ही खोल लेती, लेकिन शाम के वक्त मेरे पति आते थे, इसलिए मुझे उठना ही पड़ा। मगर सामने अपनी दीदी को देखकर तो मैं खुश होने के साथ साथ हैरान भी थी। दीदी न जाने कब से बेल बजा रही थी। आते ही कहने लगी, तुमने दरवाज़ा इतनी देर से क्यों खोला? मैंने उन्हें ठंडा शरबत पिलाया और अपनी सारी कहानी सुनाई। उन्होंने देखा कि दर्द से मेरा रंग पीला पड़ रहा है। फिर मुझसे कहा कि मैं जल्दी में हूँ, मेरी ट्रेन की टिकट है और मुझे हर हाल में अभी निकलना है। पीछे मेरा घर, मेरा पति और मेरे बच्चे ना होते तो मैं ज़रूर तुम्हारे पास रुक जाती और तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाती, लेकिन मैं भी मजबूर हूँ, नहीं रह सकती। दीदी ने ऐसा कहा और फिर उन्हें एक ख्याल आया। उनके साथ उनका 14 साल का बेटा दीप भी था। दीदी ने मुझसे कहा कि वह दीप को यहीं छोड़कर जा रही है, वह तुम्हें अपने साथ डॉक्टर ले जाएगा। तुम इसके साथ डॉक्टर के पास चली जाना रिक्शे से। यह तुम्हारा ख्याल भी रखेगा तो तुम्हारा काम भी करेगा। अब इसकी जून जुलाई की छुट्टियां हैं, तो इसका स्कूल का भी मसला नहीं है।
मैं इसके कपड़े बाद में भेज दूँगी, अभी इसके पास 2 जोड़ी कपड़े हैं। मेरी बहन मेरे लिए फ़िक्रमंद थी, इसलिए अपने बेटे को मेरे पास छोड़कर चली गई। पिछली बार जब मैंने अपने भांजे को देखा तो वह 10 साल का था और आज वह अच्छा खासा बड़ा हो चुका था। वह लंबाई में अपनी उम्र से बड़ा लगता था। यही नहीं बल्कि वह बहुत समझदार भी हो चुका था, लेकिन वह हमसे ज़्यादा घुला मिला नहीं था, क्योंकि दीदी दूसरे शहर में थी और मैं दूर थी। यहाँ हम सब अपने मसलों में उलझे हुए थे, आने जाने का वक्त नहीं था। दीप ने मेरे साथ घर पर रहना शुरू कर दिया। फिर एक दिन दीप के साथ मैं हॉस्पिटल चली गई। मैं खुद तो जा सकती थी, लेकिन अकेले जाने से मुझे डर लगता था। मेरा घर बस्ती से थोड़ा दूर था, इसलिए आने जाने में काफ़ी वक्त लगता था। मैं दोपहर में दीप के साथ रिक्शे में बैठकर चली गई। कोई 35 मिनट का सफ़र था और फिर अस्पताल पहुंच गई। काफ़ी देर बाद मेरा नंबर आया तो मैं दीप के साथ ही डॉक्टर के पास अंदर चली गई। डॉक्टर साहिबा ने दीप को एक तरफ बैठने को कहा। वह चुपचाप दूर बैठ गया। डॉक्टर ने मेरा अल्ट्रासाउंड किया और एक अजीब सी बीमारी बताई। डॉक्टर ने कहा, यह ऐसी बीमारी है जो बढ़ती उम्र के साथ औरतों को लग जाती है। 100 में से 10 औरतों को यह बीमारी होती है। इस बीमारी में 2 तरह की तकलीफ़ होती है। एक तो इसमें औलाद का होना बहुत मुश्किल है, दूसरा दर्द बहुत होता है। यह बीमारी को एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। अगर औरत को पहले से औलाद होती है तो फिर वह अपनी बच्चेदानी निकलवा कर इस तकलीफ़ से जान छुड़वा लेती है, लेकिन अगर औलाद नहीं है तो फिर औरत के लिए बहुत ही बड़ी दिक्कत हो जाती है। या तो औरत गोलियां इस्तेमाल करे, लेकिन इन गोलियों से औलाद होने के चांसेस दिन ब दिन कम होते चले जाते हैं, लेकिन इसमें पैसा ज़्यादा लगता है। ऑपरेशन के ज़रिए हम सफाई करते हैं और औरत इस तकलीफ़ से आज़ाद हो जाती है। क्योंकि आपको औलाद नहीं है, इसलिए मैं आपको गोलियों का मशवरा नहीं दूंगी, ऑपरेशन का दूंगी, जिसके लिए आप 1 लाख रुपए जमा करवा दें। ऑपरेशन के बाद आपकी इस दर्द से जान छूट जाएगी और भगवान ने चाहा तो औलाद भी हो जाएगी। 1 लाख रुपए का सुनकर मुझे तो सांप ही सूंघ गया। इस महंगाई के दौर में अपना पेट भरना ही मुश्किल हो रहा था, तो मैं 1 लाख का बंदोबस्त कहाँ से करती। मैं बिना कुछ कहे खामोशी से उठकर वहाँ से अपने घर चली आई। सारे रास्ते गर्मी की तपश और टेंशन की वजह से मेरी हालत और ख़राब होती गई। शाम को घर आकर पहुँची तो मन बहुत उदास था। दीप ने मेरी हालत देखी तो मुझसे कहा कि आप आराम करो, मैं आपको दवाई देता हूँ। दीप ने मुझे दर्द की गोली और पानी दिया तो मैं लेट गई, लेकिन मेरे दिमाग में यही था कि खाना बनाना है, घर के काफ़ी काम हैं। मैं दर्द में ही आराम नहीं कर पा रही थी। शाम की चाय भी बनानी थी। उन्हीं सोचों में गुम थी कि दीप चाय का कप लेकर मेरे कमरे में आया। उसने मेरे सामने चाय रखी और खामोशी से वापस चला गया। मैंने चाय पी तो मेरे दर्द को कुछ आराम मिला। मैंने पहले भी सुना था कि पेट में दर्द हो तो कोई गर्म चीज़ पीनी चाहिए। फिर मुझे याद आया कि किचन में बर्तन पड़े हैं धोने के लिए। मैं आराम से उठकर किचन की तरफ गई तो देखा कि दीप ने वह बर्तन धो दिए थे। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा तो उसने कहा, मुझे आदत है, मैं माँ की भी काम में मदद करवा दिया करता था। आपको खाना बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे पैसे दें, मैं बाज़ार से खाना ले आता हूँ। दीप की बातें मुझे हैरान कर रही थी। वह छोटा सा बच्चा किस कदर समझदार था, जैसे कि कोई 20-22 साल का लड़का हो। कुछ बच्चे वक्त से पहले ही समझदार हो जाते हैं। दीप भी उन्हीं में से एक था। मैंने कहा कि नहीं, मेरे पति को बाज़ार का खाना पसंद नहीं है, मुझे हर हाल में ही घर का ही खाना बनाना है। तुम बस मुझे सामान लाकर दे दो। मैंने उसे पैसे दिए और वह सौदा लेने चला गया। थोड़ी देर के बाद वह वापस आया तो मैंने सामान में देखा कि एक अजीब सी चीज़ थी जो सामान के साथ ही थी। मैंने हैरत से देखा वह फिटकरी लेकर आया था। मैं सोच में पड़ गई कि वह क्यों लाया है, लेकिन मैंने उससे कुछ नहीं पूछा। मुझे लगा कि वह गलती से लाया है, लेकिन यह एक बार नहीं हुआ, रोज़ाना ही अब ऐसा होने लगा था।
मैं उससे कुछ भी मंगवाती तो वह 20 रुपये की फिटकरी जरूर लेकर आता। मैं फिटकरी किचन के कैबिन में रख देती, यहाँ तक कि मेरे पास फिटकरी का ढेर लग गया था। दीप मासूम था और मुझ में इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उससे यह पूछ सकूं कि वह आखिर यह फिटकरी सामान के साथ क्यों लेकर आता है। दीप के आने से सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि मेरे पति को भी आसानी हो गई थी। उन्हें भी अगर कुछ मंगवाना होता तो वह दीप को भेज देते, वरना पहले तो वह ऑफिस से थके हुए आते और कोई काम आ जाता तो उन्हें खुद ही दुकान पर जाना होता, जो कि बड़ा ही मुश्किल होता। बेऔलाद जोड़ों का दर्द शायद ही दुनिया में कोई समझ सकता हो कि वह किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। मेरे पति में तो कोई कमी थी, लेकिन अब मेरे अंदर भी तरह तरह की बीमारियां पैदा हो गई थी और मेरे पास ऑपरेशन के लिए पैसे नहीं थे और गोलियां भी मैं खाना नहीं चाहती थी। जहां दीप ने हम दोनों पति पत्नी के लिए इतनी सारी आसानियां कर दी थी, वहां पर एक बहुत बड़ा मसला भी मेरे लिए खड़ा कर दिया था और वह मसला था फिटकरी का। मैंने सुना था कि फिटकरी को औरत काफ़ी बीमारियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी वजह से मैं शर्म के मारे अपने भांजे से पूछ नहीं पा रही थी कि वह फिटकरी क्यों लेकर आता है। क्या उसने मेरी और डॉक्टर की बातें सुन ली थी? मैं यही सोच सोच कर थक चुकी थी। दिल करता था उसे मना करूं कि यह सब चीज़ ना लेकर आए, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रही थी। एक दिन मैंने हिम्मत करके दीप से फिटकरी के बारे में सवाल किया तो उसने मुझे ऐसी बात बताई कि सुन के मेरे होश उड़ गए और दीप की बातों को मैं सोचती रही। इसका मतलब है कि वह रात को हम दोनों पति पत्नी की बातें सुनता था। मुझे अजीब सी शर्मिंदगी ने घेर लिया। मैं दीप की बात सुनकर इस कदर शर्मिंदा हो गई कि मेरा दिल कर रहा था कि ज़मीन फट जाए और मैं इसमें समा जाऊं। मेरे दिमाग में नहीं था कि वह मेरे ऐसे राज को जान जाएगा जिसे मैं सबसे छुपाती थी। उसने मेरे और मेरे पति की बातें सुन ली थी और इसलिए वह मुझे रोज़ाना फिटकरी लाकर देता था, लेकिन कहने की हिम्मत नहीं कर पाता कि मैं इसे इस्तेमाल करूं। मैंने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और फूट फूट कर रोने लगी। एक तरफ औलाद की परेशानी थी तो दूसरी तरफ यह मसला। यह ऐसी शर्म की बात थी कि मेरे भांजे को मुझसे करते हुए शर्म आ रही थी और मुझे उससे पूछते हुए। थोड़ी देर बाद दीप ने दरवाज़ा खटखटाया। उसने मुझसे कहा कि वह सुबह वापस जा रहा है, अब और यहाँ नहीं रह सकता। मैंने कुछ नहीं बोला। मैं इतनी शर्मिंदा थी कि मैं उसे कह नहीं पाई कि रुक जाओ। सुबह दीप वापस चला गया। उसके यहाँ होने से मुझे जहाँ बहुत सारी आसानियाँ थी, वहाँ पर बहुत सारी परेशानियाँ भी जन्म लेती जा रही थी। मैं किचन में चली गई और उस फिटकरी के ढेर को डिब्बों से निकाला। मुझे दीप की बातें याद आने लगी तो अजीब सा एहसास हुआ। मेरा दिल किया कि मैं ये सब बाहर कचरे में फेंक दूं, लेकिन फिर सोचा कि वह यह सब मेरी भलाई के लिए कह रहा था। कौन सा उसने कुछ गलत कहा था। मैंने एक फिटकरी उठाई और नहाने के पानी में डाल दी। थोड़ी देर बाद वह घुल गई तो मैंने उससे स्नान किया। मैं काफ़ी दिनों तक फिटकरी वाले पानी से स्नान करती रही और मेरी बीमारी ख़त्म होती चली गई। मेरी यही बीमारी थी कि मुझ में बहुत ज़्यादा बदबू थी। मैं अकेली रहती थी, इसलिए कोई इस बदबू को ज़्यादा महसूस नहीं करता था, लेकिन मेरा पति तो मेरे साथ रहता था। मैं खुद को साफ़ सुथरा रखने की कोशिश करती थी, लेकिन यह एक बीमारी थी जो रोज़ाना फिटकरी वाले पानी से नहा के बाद में यह मेरी बीमारी आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ती चली गई और मेरी ज़िंदगी आसान हो गई, क्योंकि रोज़ाना रात को मैं अपने पति के ताने सुनती थी जब मुझे यही कहता कि मुझसे बहुत ज़्यादा बदबू आती है। एक रात मेरा पति इसी तरह की बातें मुझसे कर रहा था कि दीप ने सुन लिया और उसने बताया कि उसके बाद रोज़ाना वह फिटकरी लेकर आता था ताकि मैं उससे नहाकर इस बीमारी से जान छुड़ा सकूं। दीप ने बताया था कि उसके एक दोस्त को भी यह बीमारी थी और रोज़ाना नहाने के बाद भी उसकी बदबू नहीं जाती कि उसकी ज़िंदगी तबाह होकर रह गई। वह दोस्तों में बैठने के काबिल नहीं रहा। हम सब भी उससे दूर रहते उसकी बदबू की वजह से। फिर किसी वैद्य ने मेरे दोस्त को फिटकरी वाले पानी से नहाने का मशवरा दिया। जैसे ही मेरे दोस्त ने
फिटकरी वाले पानी से नहाना शुरू किया तो उसकी यह बीमारी ख़त्म हो गई। मैंने महसूस किया कि मेरे पति की बदबू वाली शिकायत ख़त्म हो गई थी। मैं हैरान थी कि कैसे वह मेरा मसला समझ गया और उसने मदद की, वरना मुझे तो महसूस हो रहा था कि मेरी औरतों वाली बीमारी के बारे में उसे खबर हो गई है और इसलिए वह फिटकरी लेकर आता है। इसी शर्मिंदगी की वजह से मैं उससे सवाल तक नहीं कर पा रही थी। लेकिन दीप के चले जाने के बाद मुझे ऐसा एहसास हुआ कि ज़िंदगी में औलाद का होना कितना ज़रूरी है और औलाद के बगैर ज़िंदगी कितनी मुश्किल होकर रह जाती है। मैंने अपने सोने के कंगन अपने इलाज के लिए बेच दिए और अपना ऑपरेशन करवाकर उस दर्द से भी जान छुड़वा ली। फिर मेरी दीदी ने मुझसे बात की। उन्होंने कहा कि उन्होंने वैद्य जी से दवाई ली है जो मुझे अपने पति को रोज़ाना रात को दूध में मिलाकर देनी है। मेरे लिए आसानी हो गई थी क्योंकि मेरे पति को सोने से पहले गर्म दूध पीने की आदत थी। मैंने खुद भी दवाई ली और अपने पति को भी उसको बताए बगैर दूध में दवा मिलाकर देती रही। 6 महीने इस्तेमाल करने के बाद मुझे पता चला, मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मसला इतना बड़ा नहीं था, सिर्फ मेरे पति को थोड़ा सा इलाज करवाना था जिसके लिए वो तैयार नहीं हो रहे थे। लेकिन ईश्वर ने मेरी झोली भर दी और मुझे बेटा दे दिया। मेरे पति ने मुझसे कहा कि वह समझ गए थे कि मैं उन्हें दूध में दवा मिलाकर देती हूँ। उन्होंने वह दवा देख ली थी, इसलिए खामोशी से लेते रहे क्योंकि दीप के जाने के बाद उन्हें भी एहसास हो गया था कि औलाद के बगैर इंसान की कोई ज़िंदगी नहीं और औलाद कितनी ज़रूरी है। मेरे पति ने कहा कि वह अपनी मर्जी और खुशी से दवा लेते रहे क्योंकि उन्हें भी औलाद चाहिए थी। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।